पुतिन के आने से पहले ही दिल्ली में उतरी रूसी सेना। बंद कमरों में भारतीय जनरलों के साथ हुई कौन सी गुप्त बैठक? अमेरिका देखता रह गया और रूस ने चल दी। अपनी सबसे बड़ी चाल 48 घंटे के अंदर बदल गई। भारत की सुरक्षा रणनीति, बॉर्डर पर तैनात होंगे रूसी शिकारी या भारत को मिलेगी अदृश्य ढाल? दोनों देशों की सेनाओं ने मिलाया हाथ। मोदी पुतिन की दोस्ती का नया अध्याय, $100 अरब की डील और वह स्पेशल प्लान जिससे कांप उठेगा चीन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चाय की चुस्कियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखती हैं। अभी व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली के रनवे पर उतरा भी नहीं है, अभी रेड कारपेट बिछा भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही एक ऐसी घटना घट गई है जिसने वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। खबर है कि पुतिन के आने से ठीक पहले रूस की थल सेना का एक बहुत ही खास और हाई प्रोफाइल दल चुपचाप भारत पहुंच गया। यह कोई आम सैनिक नहीं थे, यह वो रणनीतिकार थे जिनके दिमाग में युद्ध के नक्शे छपे होते हैं। 26 से 28 नवंबर के बीच, यानी पूरे 3 दिन तक भारत और रूस के सैन्य अधिकारियों के बीच गुप्त बैठकें हुई। भारतीय सेना की आधुनिक यूनिट्स का दौरा किया गया, बंद कमरों में नक्शे खोले गए और भविष्य की जंग की तैयारी पर चर्चा हुई। तो दोस्तों, आखिर पुतिन के आने से पहले इस एडवांस पार्टी को भेजने का मकसद क्या था? क्या भारत और रूस मिलकर किसी बहुत बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीमा पर कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक अमेरिका और चीन को भी नहीं है? आज हम आपको बताएंगे इस खुफिया दौरे की इनसाइड स्टोरी और पुतिन की भारत यात्रा के वह मायने जो आपको कोई और नहीं बताएगा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठकर के यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। पुतिन का 3 दिन का भारत दौरा और मोदी पुतिन का गुप्त एजेंडा। चलिए सबसे पहले इस दौरे की गंभीरता को समझते हैं। जब किसी देश का राष्ट्रपति दूसरे देश जाता है तो सुरक्षा अधिकारी पहले जाते हैं, यह आम बात है। लेकिन रूस ने सुरक्षा अधिकारी नहीं, बल्कि अपनी थल सेना के टॉप कमांडर्स को भेजा। 26, 27 और 28 नवंबर, इन 3 दिनों में दिल्ली और उसके आसपास के सैन्य ठिकानों पर जो हलचल हुई वह सामान्य नहीं थी। रूसी दल ने भारतीय सेना की उन यूनिट्स का दौरा किया जो सबसे आधुनिक और घातक मानी जाती है। उन्होंने हमारे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम को देखा, हमारे कमांड सेंटर्स की कार्यप्रणाली को समझा। सूत्रों की माने तो चर्चा का मुख्य केंद्र था मॉडर्न वॉरफेयर। आज युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है। रूस, जो इस वक्त यूक्रेन में एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास युद्ध का ताजा अनुभव है। वो जानता है कि ड्रोन कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कैसे होती है, और भारत जो 2 मोर्चों, चीन और पाकिस्तान पर खतरे का सामना कर रहा है, उसे इस अनुभव की सख्त जरूरत है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ वो जानकारियां साझा की जो आमतौर पर किसी को नहीं दी जाती। क्या भारत रूस से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कोई नई तकनीक लेने वाला है, या फिर रूस भारत के एंटी टेरर ग्रिड को और मजबूत करने आया था? यह सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। इस बैठक में सिर्फ बातें नहीं हुई बल्कि भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया। रूस ने भारत को अपनी नई रणनीतियां बताई, जैसे कि हाइब्रिड वॉर से कैसे निपटा जाए और स्ट्राइक गाइडेंस कैसे बेहतर की जाए। वहीं भारत ने भी अपनी ताकत दिखाई। हमने रूसी अधिकारियों को अपना टेरर मॉनिटरिंग सिस्टम दिखाया, अपनी ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी दिखाई। भारत ने बताया कि कैसे हम कश्मीर से लेकर लद्दाख तक हर घुसपैठ को नाकाम कर रहे हैं। यह गिव एंड टेक का रिश्ता है।
रूस को भारत की आईटी और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता की जरूरत है और भारत को रूस के युद्ध अनुभव की। दोनों ने मिलकर इस बात पर मंथन किया कि कैसे सैन्य ठिकानों को अभेद्य बनाया जाए। आज के समय में साइबर हमले सबसे बड़ा खतरा है। एक क्लिक से पूरा पावर ग्रिड ठप हो सकता है, मिसाइल सिस्टम हैक हो सकता है। इसीलिए साइबर सुरक्षा पर भी लंबी बातचीत हुई। यह द्वारा साफ इशारा करता है कि 4 से 5 दिसंबर को जब पीएम मोदी और पुतिन मिलेंगे तो डिफेंस डील सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। अब बात करते हैं उस महाघटना की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। सोचिए, जिस नेता को पश्चिमी देश अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने सबसे अच्छे दोस्त पीएम मोदी से मिलने आ रहा है। यह पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप के मुंह पर एक करारा तमाचा है। पुतिन ने खुद एक मंच पर कहा था, मैं जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यह शब्द सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है, यह उस भरोसे का प्रतीक है जो 70 सालों से कायम है। भारत और रूस का यह 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा। दुनिया देख रही है कि भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस का साथ नहीं छोड़ा। हमने रूस से तेल खरीदा, हमने S-400 मिसाइल सिस्टम लिया और हमने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग से परहेज किया। यह दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति वॉशिंगटन से नहीं बल्कि दिल्ली से चलाता है। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार और बेचने वाले का नहीं है, हम पार्टनर हैं। भारत की 60% से ज्यादा रक्षा जरूरतें आज भी रूस पूरी करता है, लेकिन अब भारत बदल गया है। हम सिर्फ हथियार नहीं खरीदते, हम हथियार बनाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है और आज वह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस बार की बैठक में मेक इन इंडिया पर बहुत बड़ा जोर रहने वाला है। खबर है कि रूस भारत में अपनी कुछ डिफेंस फैक्ट्रियां शिफ्ट कर सकता है या भारत के साथ मिलकर नए हथियार बना सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी बची हुई रेजिमेंट्स की डिलीवरी पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा AK-203 राइफल्स जो अमेठी में बन रही हैं, उनके प्रोडक्शन को तेज करने पर बात होगी। और सबसे बड़ी बात, सुखोई लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन का मुद्दा। भारत दास अपने सुखोई बेड़े को सुपर सुखोई में बदलना चाहता है और इसके लिए रूस की मदद बहुत जरूरी है। सिर्फ रक्षा ही नहीं, व्यापार भी इस दोस्ती का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। यह आंकड़ा सुनकर होश उड़ जाएंगे। अभी हम रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई है और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बदले में रूस भारत से दवाइयां, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल सप्लाई खरीद रहा है। पुतिन की इस यात्रा में आर्कटिक रोड, चैन ब्लडी स्टॉक, मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। यह नया समुद्री रास्ता भारत और रूस के बीच व्यापार को बहुत तेज और सस्ता बना देगा। ऊर्जा सहयोग में परमाणु ऊर्जा भी एक अहम हिस्सा है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूस पहले से मदद कर रहा है और अब नए रिएक्टर्स लगाने पर भी बात हो सकती है। यानी भारत की ऊर्जा सुरक्षा का रिमोट भी काफी हद तक इस दोस्ती के हाथ में है। जाहिर है, जब भारत और रूस इतना करीब आएंगे तो पड़ोसियों के पेट में दर्द तो होगा ही। चीन जो रूस का दोस्त बनने का दिखावा करता है, वह अंदर ही अंदर इस बात से जलता है कि रूस भारत को वह हथियार देता है जो चीन को भी नहीं देता। 400 इसका सबसे बड़ा सबूत है। रूस ने भारत को S-400 की सप्लाई पहले की, जबकि चीन इंतजार करता रह गया। चीन जानता है कि एक मजबूत भारत उसके एशिया में प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें। वो रूस से दोस्ती की भीख मांगता रहता है, कभी सस्ता तेल मांगता है, कभी हथियार। लेकिन रूस ने हमेशा साफ किया है कि भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वह भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।
पुतिन की यह यात्रा पाकिस्तान को यह संदेश देने के लिए काफी है कि उसका बाप अमेरिका हो या उसका आंका चीन भारत के दोस्त, रूस के सामने उनकी एक नहीं चलने वाली। राजनीति और हथियारों से परे भारत और रूस का रिश्ता भावनाओं का भी है। पुतिन की इस ऐतिहासिक यात्रा से पहले जो घटनाक्रम दिल्ली और उसके आसपास की सैन्य गलियारों में देखा गया, उसने स्पष्ट कर दिया था कि भारत और रूस के बीच यह केवल कूटनीतिक औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक मोड़ है जहां दोनों देशों की सुरक्षा सोच, उनके सैन्य ढांचे और भविष्य की योजनाओं को एक साझा कॉरिडोर में जोड़ा जा रहा है। और इसी कड़ी में जब रूसी थल सेना का हाई प्रोफाइल दल अचानक दिल्ली पहुंचा, तो बंद कमरों में जो बातचीत हुई उसने संकेत दे दिया कि आने वाले महीनों में एशिया की शक्ति संतुलन व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि यह दौरा सिर्फ हथियारों की जानकारी या तकनीकी आदान प्रदान भर नहीं था, बल्कि यह एक तरह का संयुक्त ऑपरेशनल थिंक टैंक था, जिसमें भारत और रूस ने न सिर्फ अपने अनुभव और अपने सामरिक मॉडल साझा किए, बल्कि उन स्थितियों का भी सिमुलेशन किया जहां भविष्य में किसी बड़े संकट की स्थिति में दोनों देशों को एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि रूसी अधिकारियों को भारतीय सैन्य ठिकानों की गहराई तक जाने दिया गया, जहां न सिर्फ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, कमांड चैन और कंट्रोल सेंटर की संरचना दिखाई गई, बल्कि साइबर रेजिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स के बारे में भी गुप्त जानकारी साझा की गई, ताकि रूस को यह समझ आए कि भारत अपने दो मोर्चों पर कैसे तैनात है और किस तरह मौजूदा चुनौतियों के बीच भी पूरी सतर्कता के साथ भविष्य की युद्ध प्रणाली तैयार कर रहा है। वहीं रूस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और यूक्रेन में 2 वर्षों से चल रही जटिल युद्ध परिस्थितियों से जो वास्तविक अनुभव निकाला है, वह भारत को बेहद विस्तार से बताया गया कि किस तरह ड्रोन स्वार्म अटैक को रोका जा सकता है, किस तरह मिसाइल प्रक्षेपण को भटकाया जा सकता है, किस तरह साइबर हमले से रक्षा ढांचा बचाया जा सकता है और किस तरह हाइब्रिड युद्ध में तकनीक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रणनीतियां भी निर्णायक साबित होती हैं। और यही कारण था कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने रूस के इस ज्ञान को अत्यधिक गंभीरता से लिया, क्योंकि भारत के लिए यह अनुभव सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक तरह की ढाल है जो चीन और पाकिस्तान जैसे दोहरे प्रतिद्वंद्वियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी दौरान बैठक में एक और बेहद महत्वपूर्ण मसला उठा। वह था सैन्य ठिकानों को भविष्य में पूरी तरह अभेद्य बनाने का, क्योंकि आज का युद्ध केवल जमीन या हवा में नहीं, बल्कि आभासी दुनिया में भी चलता है। और दुश्मन यदि सीधे मिसाइल से हमला ना कर पाए, तो साइबर हमले के जरिए किसी शहर की बिजली काट सकता है, हवाई रक्षा प्रणाली को जाम कर सकता है, बैंकिंग नेटवर्क को ठप कर सकता है। और इस चर्चा ने दोनों देशों के बीच एक नई सुरक्षा अवधारणा को जन्म दिया, जिसके तहत यह तय किया गया कि भारत और रूस मिलकर एक ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक, साइबर, ड्रोन और मिसाइल आधारित हमलों के खिलाफ एक मल्टी लेयर शील्ड की तरह काम करेगी। और यही वजह है कि पुतिन की यात्रा से पहले ही तकनीकी विशेषज्ञों और सैन्य विश्लेषकों की दर्जनों टीमों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था, जिसे मोदी और पुतिन की बैठक में अंतिम रूप दिया जाना है। इस ब्लूप्रिंट में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अदृश्य ढाल, यानी एक ऐसी नेटवर्क डिफेंस प्रणाली जो न केवल रडार को मजबूत करेगी, बल्कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर आधारित हमले को निष्क्रिय करने की क्षमता रखेगी। और इस ढाल का विचार रूस की युद्ध नीति से आया है, जहां उन्होंने अपने रक्षा तंत्र को पश्चिमी देशों के साइबर और इलेक्ट्रॉनिक अटैक के बावजूद सक्रिय बनाए रखा। भारत को यह तकनीक इसलिए और भी महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि चीन लगातार अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है और पाकिस्तान इन तकनीकों का इस्तेमाल 1999 से कर रहा है। ड्रोन घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद को सपोर्ट करने में करता है। इसी बीच जब बैठकें चल रही थीं, तभी अमेरिकी खुफिया तंत्र की निगाहें इस गुप्त गतिविधि पर टिक गईं और वॉशिंगटन में अफरा तफरी मच गई कि आखिर रूस भारत को ऐसा क्या देने वाला है जो पश्चिम कभी नहीं देता। और यही डर उन्हें बेचैन कर रहा है कि भारत अब पश्चिमी ब्लॉक के बजाय एक स्वतंत्र शक्ति की तरह उभर रहा है, जिसके पास रूस का अनुभव और भारत की टेक्नोलॉजी दोनों मौजूद हैं। एक ऐसा संयोजन जो अमेरिका और चीन किसी भी कीमत पर नहीं चाहते,
और यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया और थिंक टैंक्स अचानक भारत रूस की निकटता को लेकर आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी करने लगे। लेकिन दिल्ली में बैठे रणनीतिकार जानते थे कि यह संबंध सिर्फ दो देशों का गठजोड़ नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति संतुलन की नई रेखा है। इसी कड़ी में उस मंच की चर्चा भी हुई जहां पुतिन ने कहा था कि मोदी न केवल उनके मित्र हैं, बल्कि ऐसे नेता हैं जो वैश्विक राजनीति को नए ढंग से समझते हैं। और यही वाक्य आज भारत रूस संबंध की नई दिशा का सार है, क्योंकि आज भारत केवल खरीदार नहीं है, आज भारत साझेदार है। आज भारत तकनीक निर्माता है और आज भारत एशिया की शक्ति स्थापत्य का केंद्र बनता जा रहा है। और जब इन तथ्यों को सामने रखते हुए पुतिन की यात्रा को देखा जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि यह यात्रा केवल औपचारिक मुस्कानों का आदान प्रदान भर नहीं होने वाली, बल्कि यह वह क्षण है जहां दो राष्ट्र वैश्विक समीकरणों को नए सिरे से लिखने जा रहे हैं। और इसका असर केवल एशिया में ही नहीं, बल्कि यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व तक महसूस किया जाएगा। क्योंकि रूस के लिए भारत अब अपने एशियाई हितों का सबसे विश्वसनीय स्तंभ बन चुका है, और भारत के लिए रूस एक ऐसा रक्षा भागीदार है जिस पर संकट के समय आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इन सबके बीच सबसे रोचक चर्चा थी मेक इन इंडिया की, जहां रूस ने पहली बार यह संकेत दिया कि वह अपने कुछ प्रमुख सैन्य उद्योग भारत में शिफ्ट कर सकता है, जिससे भारत न केवल हथियार खरीदने वाला देश रहेगा, बल्कि हथियार बनाने वाला देश बन जाएगा और निर्यात कर सकेगा। और यह बात चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता का मतलब है दक्षिण एशिया में भारत की निर्णायक बढ़त। इसी दौरान बैठक में सुखोई अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ, जिससे भारत अपने सुखोई बेड़े को सुपर सुखोई स्तर तक पहुंचा सकेगा, जो न केवल तेज होंगे बल्कि अधिक घातक हथियार और अधिक उन्नत रडार ले सकेंगे। इसके साथ ही ब्रह्मोस स्ट्रो और हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट पर भी कुछ प्रारंभिक दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य में भारत और रूस सुपर हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर सकते हैं। इस सबके समानांतर व्यापारिक मोर्चे पर $100 अरब के लक्ष्य को लेकर भी मजबूत सहमति बनी और आर्कटिक इंडिया कॉरिडोर पर एक गोपनीय प्रारंभिक समझौता तैयार किया गया, जिससे रूस के उत्तरी समुद्री मार्ग और भारत की ऊर्जा आपूर्ति को एक सीधी रेखा से जोड़ा जा सकेगा। और यह पूरी प्रक्रिया केवल बातचीत भर नहीं थी, बल्कि यह एक नए वैश्विक युग के शुरुआती संकेत थे। एक ऐसा युग जहां भारत और रूस मिलकर चीन और पश्चिम दोनों के लिए एक संतुलनकारी शक्ति बनेंगे और दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। और पुतिन की यात्रा से पहले हुई इन गुप्त बैठकों ने यह साफ कर दिया कि भविष्य में भारत और रूस की साझेदारी केवल रक्षा खरीद या सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह एक संयुक्त सुरक्षा संरचना का रूप ले लेगी, जहां तकनीक, अनुभव, रणनीति और वैश्विक दृष्टिकोण इंटीग्रेटेड एक शक्तिशाली ढाल तैयार करेंगे। और यही ढाल आने वाले वर्षों में एशिया के शक्ति समीकरण को बदलने वाली है। दिल्ली में पुतिन की यात्रा से ठीक पहले हुई इन बैठकों ने भले ही कूटनीतिक मंचों पर औपचारिक संतुलन बनाए रखा हो, लेकिन असल कहानी उन परछाइयों में लिखी जा रही थी जहां भारत और रूस के सैन्य विश्लेषक, साइबर विशेषज्ञ, ऊर्जा रणनीतिकार और इंटेलिजेंस अधिकारियों का एक संयुक्त समूह बिना किसी मीडिया हस्तक्षेप के भविष्य की वैश्विक शक्ति रचना की रूपरेखा तय कर रहा था। और जब पहली बार रूस ने भारत के साथ अपने डीप डिफेंस आर्किटेक्चर का खाका साझा किया, तो दिल्ली को यह स्पष्ट हो गया कि यह साझेदारी अब किसी साधारण रक्षा करार का ढांचा नहीं रह गई, बल्कि यह आने वाली बहुध्रुवीय दुनिया में एक निर्णायक धुरी बनने जा रही है, जिससे पश्चिम के सत्ता केंद्रों में बेचैनी और बढ़ गई। इसी गुप्त चर्चा में यह बात विशेष रूप से सामने आई कि दुनिया की भविष्य की लड़ाइयां न तो पारंपरिक हथियारों से तय होंगी और न ही केवल सैन्य टुकड़ियों से, बल्कि वे तय होंगी तकनीक, डाटा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एआई आधारित मिलिट्री सिस्टम, सैटेलाइट नेटवर्क और साइबर फायरवॉल की शक्ति से। और इसी वजह से भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसा संयुक्त ढांचा बनाने की सहमति दी, जिसे दोनों पक्ष इंटीग्रेटेड कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कह रहे हैं। एक ऐसा ढांचा जिसमें जमीन, समुद्र, हवा
अंतरिक्ष और डिजिटल स्पेस सभी को एक ही केंद्रीय कमांड मॉडल के तहत संरक्षित किया जाएगा। इस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था डिजिटल स्ट्राइक शील्ड, जिसे रूस अपने पश्चिमी विरोधियों के साइबर अटैक से बचने के लिए उपयोग करता है और जिसे अब भारत ने अपने सिस्टम के अनुसार मॉडिफाई करके अपनाने की सहमति दी है। क्योंकि चीन लगातार अपनी साइबर क्षमता को अपग्रेड कर रहा है और पाकिस्तान के साथ उसके संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोजेक्ट्स भारत के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। इसी बीच जब भारत ने रूस को यह बताया कि हाल के वर्षों में देश के ऊर्जा ढांचे, बैंकिंग नेटवर्क और रक्षा साइट्स पर कई विदेशी साइबर प्रयासों को नष्ट किया गया है, तो रूस ने तुरंत अपने साइबर कमांड के कुछ बेहद अनुभवी विशेषज्ञ भारत को उपलब्ध कराने की बात कही, ताकि दोनों देशों की टीम एक संयुक्त एशियन साइबर डिफेंस गलियारा विकसित कर सके, जहां डाटा, सिग्नल, डिक्रिप्शन और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को वास्तविक समय में ट्रैक किया जा सके। और यह वही चीज थी जिसकी चिंता अमेरिका और यूरोपीय थिंक टैंकों को सबसे अधिक है, क्योंकि इसका मतलब है कि भारत और रूस अपने ऊर्जा, रक्षा और आर्थिक सिस्टम को पूरी तरह पश्चिमी निगरानी से मुक्त कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर ऊर्जा के मोर्चे पर भी एक क्रांतिकारी समझौता बन रहा था, क्योंकि रूस ने पहली बार यह संकेत दिया कि वह भारत को आर्कटिक क्षेत्र में अपने नए ऊर्जा कॉरिडोर का विशेष भागीदार बनाएगा, जिसमें भारत को न केवल लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उसके जहाज सीधे उत्तरी समुद्री मार्ग से यूरोप और रूस तक पहुंच पाएंगे, जिससे चीनी समुद्री प्रभाव स्वतः ही कमजोर पड़ जाएगा। यही कारण था कि चीन इस पूरी प्रक्रिया को अत्यधिक चिंतित होकर देख रहा था, क्योंकि वह जानता है कि अगर भारत को आर्कटिक तक सीधी पहुंच मिल गई और रूस ने भारत विशिष्ट ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली को स्थापित कर दिया, तो एशिया की आर्थिक शक्ति संतुलन में वह बढ़त खो बैठेगा, जो उसने पिछले एक दशक में हासिल की है। इस सब के बीच भारत और रूस के बीच चल रही रक्षा चर्चा का सबसे संवेदनशील हिस्सा था स्पेस मिलिट्री कोऑपरेशन, जहां दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि आने वाले समय में उपग्रहों पर होने वाले हमले, एंटी सैटेलाइट मिसाइलें और स्पेस जामिंग सिस्टम युद्ध का निर्णायक पहलू बनेंगे, और इसीलिए रूस भारत के साथ मिलकर एक संयुक्त स्पेस सिग्नल प्रोटेक्शन नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहा है, जो किसी भी प्रकार की स्पेस इंटरफेरेंस को 5 सेकंड के भीतर डिटेक्ट कर सकेगा। इसी बातचीत के दौरान भारत ने रूस को अपने सैटेलाइट आधारित ड्रोन स्वार्म नियंत्रण सिस्टम का प्रोटोटाइप दिखाया, जिसे देख रूसी विशेषज्ञ हैरान रह गए कि भारत ने इतनी कम अवधि में इतना उन्नत एआई ड्रोन आर्किटेक्चर कैसे तैयार कर लिया। और यह बात रूस के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पश्चिम लगातार रूस के ड्रोन सिस्टम को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत के पास ऐसा नेटवर्क है जो किसी भी विदेशी सिग्नल जामिंग के बावजूद स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। इन चर्चाओं के दौरान एक और अत्यंत गोपनीय मुद्दा सामने आया, दक्षिण एशिया की स्थिरता, जहां भारत ने रूस को स्पष्ट संदेश दिया कि क्षेत्र में अस्थिरता का सबसे बड़ा स्रोत पाकिस्तान की सैन्य संरचना है, जिसके पास चीन के समर्थन से लगातार आधुनिक हथियार, ड्रोन और मिसाइलें पहुंच रही हैं। और इसीलिए भारत ने रूस से यह अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान को किसी प्रकार की सैन्य सहायता ना दे, जिस पर रूस ने पहली बार आधिकारिक रूप से यह सहमति दी कि वह आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के साथ किसी भी संवेदनशील डिफेंस प्रोजेक्ट में भाग नहीं लेगा। और यह बात पाकिस्तान के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है, क्योंकि वह हमेशा रूस के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में रहा है। लेकिन भारत रूस साझेदारी इतनी मजबूत हो चुकी है कि रूस अब इस क्षेत्र में भारत के हितों को प्राथमिकता देगा। इसी बीच आर्थिक मोर्चे पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां दोनों देशों ने डॉलर मुक्त लेन देन प्रणाली को तेजी से लागू करने का निश्चय किया, जिसका अर्थ है कि भविष्य में भारत रूस व्यापार पूरी तरह स्थानीय मुद्राओं में होगा और अमेरिका के प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ेगा। और यही वह बिंदु है जिसने वॉशिंगटन को सबसे अधिक परेशान कर दिया है, क्योंकि एक बार जब भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वित्तीय नियंत्रण से बाहर निकल जाती है, तो बाकी एशियाई और अफ्रीकी देश भी यही मॉडल अपनाना शुरू कर देंगे। वहीं रक्षा उद्योग के स्तर पर दोनों देशों ने यह भी तय किया कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत रूस अपने 2 प्रमुख हथियार कारखाने भारत में स्थापित कर सकता है, जिनमें एक उन्नत मिसाइल सिस्टम और दूसरा भारी श्रेणी हेलीकॉप्टरों के निर्माण से संबंधित होगा।
और इन दोनों प्रोजेक्ट्स का सीधा मतलब यह है कि भारत एशिया का सबसे बड़ा सैन्य निर्माण केंद्र बन जाएगा, जो न केवल अपनी सेना के लिए हथियार बनाएगा बल्कि मित्र देशों को भी निर्यात करेगा। इसी व्यापक रणनीति के बीच भारत ने रूस को यह प्रस्ताव दिया कि ब्रह्मोस द्वितीय को हाइपरसोनिक क्षमता के साथ विकसित किया जाए और इसका परीक्षण संयुक्त रूप से किया जाए, जिस पर रूस ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। और अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह मिसाइल चीन, पाकिस्तान और किसी भी क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी के लिए ऐसी चुनौती होगी जिसे रोक पाना लगभग असंभव होगा। इन सभी उच्च स्तरीय चर्चाओं के बीच सबसे अधिक नाटकीय क्षण वह था जब रूसी प्रतिनिधि मंडल को पहली बार भारत की शैडो इंटेल नेटवर्क की प्रस्तुति दिखाई गई, जिसमें यह बताया गया कि भारत कैसे बिना युद्ध छेड़े दुश्मन देशों की गतिविधियों की निगरानी करता है, कैसे सीमा पार की हर हरकत का विश्लेषण होता है और कैसे भारत की गुप्त एजेंसियां आने वाले 48 घंटों के भीतर किसी भी संभावित खतरे का पूर्वानुमान कर सकती हैं। और रूस इस क्षमता को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने भारत के साथ साझा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय किया, जिससे कि दोनों देशों को यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व में समान जानकारी वास्तविक समय में मिल सके। और जब इन बैठकों का अंतिम दौर समाप्त हुआ तो स्पष्ट हो गया कि यह संबंध अब केवल साझेदारी नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीतिक संरचना है जो आने वाले दशक में वैश्विक पावर बैलेंस को बदल देगी। एक ऐसी संरचना जिसमें भारत और रूस एक साथ खड़े होंगे, एक साथ सोचेंगे, एक साथ प्रतिक्रिया देंगे और एक साथ दुनिया को यह संदेश देंगे कि एशिया अब केवल देखने वाला महाद्वीप नहीं है बल्कि भविष्य तय करने वाला केंद्र बन चुका है। जब भाग 2 की वे गुप्त रणनीतिक बैठकों का अंतिम दौर पूरा हुआ और भारतीय तथा रूसी प्रतिनिधि मंडल रात के अंधेरे में अलग अलग वाहनों में सुरक्षित स्थानों की ओर लौट रहे थे, तभी वह चरण शुरू हुआ जिसने आने वाली घटनाओं की दिशा पूरी तरह बदल दी। क्योंकि अब बातचीत केवल तकनीक, हथियार या सैन्य ढांचे तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारत और रूस मिलकर एक ऐसी वैश्विक सुरक्षा संरचना बनाने जा रहे थे जिसके सामने पश्चिमी गठबंधन की संयुक्त क्षमताएं भी फीकी पड़ जाएंगी। इसी रात दिल्ली के दक्षिण ब्लॉक के भीतर सबसे गोपनीय कक्ष, जिसे एक वॉर रूम कहा जाता है, में पुतिन की यात्रा की पूर्व योजना पर वह चर्चा हुई, जिसे भारत के शीर्ष 11 रणनीतिक सलाहकार, तीनों सेनाओं के कमांडर्स, RAW व NTRO के डायरेक्टर्स और रूस के विशेष दूतों ने मिलकर लगभग 7 घंटे तक खंगाला। और इस कमरे में जो ब्लूप्रिंट सामने आया वह किसी भी देश के लिए अभूतपूर्व था, क्योंकि यह सिर्फ भारत और रूस के द्विपक्षीय भविष्य का खाका नहीं था बल्कि यह एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था थी जो आने वाले दशक में दुनिया की शक्ति संरचना को 2 केंद्रों में विभाजित कर सकती थी। पहला पश्चिमी ब्लॉक और दूसरा भारत रूस धुरी। इस धुरी के 3 प्रमुख स्तंभ तय किए गए। पहला, संयुक्त सैन्य औद्योगिक तंत्र, जो दोनों देशों को हथियारों व रक्षा तकनीक के मामले में बाहरी निर्भरता से पूरी तरह मुक्त कर देगा। दूसरा, साझा इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर, जो मध्य एशिया, यूरोप, हिंद महासागर और एशिया प्रशांत के हर उभरते खतरे पर रियल टाइम निगरानी रखेगा। और तीसरा, एक व्यापक आर्थिक ऊर्जा गलियारा, जो भारत को आर्कटिक, बाल्टिक और सुदूर पूर्वी रूस तक सीधी पहुंच देगा। और यह सब मिलकर भारत को न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की अग्रणी भू राजनीतिक शक्ति बना सकता है। यही कारण था कि यह चर्चा अत्यधिक गोपनीय रखी गई और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को कोल्ड आयरन प्रोटोकॉल के तहत अपना संचार उपकरण बाहर जमा करना पड़ा। इस बैठक में पहला बड़ा सुझाव रूसी पक्ष से आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया की वर्तमान शक्ति संरचना अब पुरानी पड़ रही है और एक नए कॉन्टिनेंटल मैट्रिक्स की जरूरत है, जिसमें भूमि आधारित महाशक्तियां भारत, रूस और संभावित रूप से ईरान मिलकर एक ऐसा गलियारा बनाएंगे जो चीन के बेल्ट एंड रोड मॉडल को चुनौती